गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हमारा टॉपिक है नोटिंग एंड प्रोटेस्ट। तो ये दोनों वर्ड्स इस्तेमाल कब होंगे? जब हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं डिसऑनर वहाँ जब किया जाता है तो वो दो केसेस में हो सकता है। जब एक्सेप्टेंस के लिए हम भेजते हैं और डिसऑनर हो जाता है, यानी कि नॉन एक्सेप्टेंस के समय, या फिर जब हम पेमेंट के लिए बिल भेजेंगे और वो एक्सेप्ट नहीं, मतलब उसका पेमेंट नहीं होगा, तो दैट इज़ डिसऑनर फॉर नॉन पेमेंट। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड ये दोनों चीज़ें हैं, तो हमें पहले डिसऑनर का मतलब पता होना चाहिए, जो कि हमने बता दिया। अब हम नोटिंग पे आते हैं। तो नोटिंग का मतलब क्या है? जब भी हमारा कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है तो हमें क्या करना है, चाहे वो नॉन एक्सेप्टेंस से हो या नॉन पेमेंट से हो। तो होल्डर का एक काम है कि उसको सभी पार्टीज़ को एक तो नोटिस देना है। ठीक है, उसके बाद नोटिस देने के बाद ही उसको फिर एक नोटिंग का प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। तो नोटरी पब्लिक के थ्रू, नोटरी पब्लिक एक स्टेट गवर्नमेंट का अपॉइंटी है, यानी कि उनकी अपॉइंटमेंट उस एक ऑफिसर है जिसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है। और उनका काम इस तरीके से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो डिसऑनर हो जाते हैं उसके बारे में एक नोटिंग करना, मतलब इंस्ट्रूमेंट पे एक नोटिंग चढ़ाना, और उसके बाद उसके संबंध में कोई एक सर्टिफिकेट देना हो सकता है। ठीक है, तो जब नॉन पेमेंट होता है या नॉन एक्सेप्टेंस होता है, जो होल्डर है वो सबको नोटिस देगा डिसऑनर का, राइट। उसके बाद वो दूसरी पार्टीज पर अपना केस फाइल कर सकता है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली उसको क्या करना है, सर्टिफाइड करना है ना इस चीज़ को कि यस ये डिसऑनर हुआ है। उसके लिए नोटरी पब्लिक के पास जाना होगा और अपना सारी रीजंस, अपनी सारी डिटेल बतानी होगी कि क्यों डिसऑनर हुआ है, किस डेट पर हुआ है, क्या अमाउंट था, ये सारी चीज़ें। तो नोटरी पब्लिक उसको उसके इंस्ट्रूमेंट पर या उसके साथ अटैच करके कॉपी पर अपनी जो भी कमेंट्स हैं वो उस पर लिखेगा, एंड देन वो उसको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा जिसका नाम प्रोटेस्ट होगा, या जिस पे हम अभी आएंगे। फिलहाल हम सिर्फ पहले नोटिंग की बात करें। तो नोटिंग इज़ ए प्रोसेस थ्रू विच वी गेट इट, एक तरह से गेट इट, जो हमारा जो नोटरी पब्लिक है उसको एक सर्टिफाइड करेगा। तो एक ऑथेंटिक पर्सन के थ्रू इसको सर्टिफिकेशन भी तो चाहिए ना, हमारे कहने से नहीं होगा। अगर हम मान लीजिए हमने कह दिया कि डिसऑनर हो गया, लेकिन हम बाकी की पार्टीज पे कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। सो इफ़ यू वांट टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट द लाइबल पार्टी, देन यू विल हैव टू गेट इट नोटेड और एंड प्रोटेस्टेड, राइट। तो एक सिंपल सा प्रोसीजर है, आपको नोटरी पब्लिक के पास जाना होगा और एक रीज़नेबल टाइम के अंदर अंदर आपको ये नोटिंग करानी होगी। और उसमें क्या होगा, डेट ऑफ डिसऑनर आपको बताना क्या है कि डेट ऑफ डिसऑनर, यानी कि जो भी नोटिंग होगी आप ये देख सकते हैं, डिसऑनर एंड द नोट, जो भी नोट चढ़ाया जाएगा उसमें डेट ऑफ डिसऑनर, रीज़न, और जो है स्पेसिफिकली कई बार क्या होता है कि क्लियरली पार्टी ने नहीं बोला है कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा, लेकिन कुछ और रीज़न है जिसकी वजह से हम इसे डिसऑनर मान रहे हैं, तो वो रीज़न भी स्पेसिफाई करने होंगे। एंड एक्सपेंसेस, नोटिंग के लिए कुछ एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं, उन एक्सपेंसेस का भी ब्यौरा हमारा इसमें रहेगा। तो नोटिंग का मतलब क्या है, नोटिंग एक तो रीज़नेबल टाइम में होनी चाहिए और ये डिटेल उसमें मेंशन की जानी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं प्रोटेस्ट की बारी पे। तो नोटरी पब्लिक के पास जब आप जाओगे और आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा जिसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी, और वो सर्टिफिकेट एक प्रूफ है इस बात का कि आपका जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर हुआ है। ठीक है, अब है प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी। कई बार क्या होता है कि अभी मैच्योरिटी का टाइम नहीं आया है, बट हमारा जो डेटर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है। ठीक है, तो अब जो क्रेडिटर है वो श्योरिटी चाहता है कि पेमेंट का क्या सीन रहेगा। हालांकि इंसॉल्वेंसी के केस में तो एक बड़ी मुश्किल वाली घड़ी आ गई, लेकिन कई बार नोटरी पब्लिक के थ्रू ही जो हमारा क्रेडिटर है वो हमारे एक्सेप्टर से एक श्योरिटी चाहेगा कि कोई भी रिफ्यूज़ल नहीं होगा पेमेंट का। ठीक है, तो नोटरी पब्लिक
से अगर वो एक्सेप्टेंस चाहता है, नोटरी पब्लिक के थ्रू एक्सेप्टेंस चाहता है, लेकिन वो एक्सेप्टेंस देने को तैयार नहीं है क्योंकि वो तो इंसॉल्वेंट हो चुका है वैसे भी, राइट। तो उस केस में वैसे ही जैसे हम नॉर्मली नोटिंग करवा रहे थे, ठीक है, पेमेंट ना देने के लिए या एक्सेप्ट ना करने के लिए, तो सिमिलरली अगर हम बेटर सिक्योरिटी के लिए भी कुछ एक्सेप्टेंस चाहते हैं बट वो एक्सेप्टेंस देने को तैयार नहीं, तो हम उसकी भी नोटिंग एंड प्रोटेस्ट करवाएंगे, दैट इज़ नॉन एज प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी। ये भी वैसे ही उसी सेम मैनर में होगा, सेम तरीके से होगा जिस तरीके से नॉर्मल प्रोटेस्टिंग होती है। प्रोटेस्ट के कंटेंट्स क्या हैं कि एक तो ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट जो आपने लिखा था वो, और उसकी एक कॉपी आपको लगानी है। दूसरा, वो सारी पार्टीज़ जिनको आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मान रहे हो। तीसरा, इंस्ट्रूमेंट जो है डिसऑनर हो चुका है और रीज़न भी आपको बताने हैं इसमें, और फैक्ट बताना है कि हाँ ये फैक्ट का मतलब ये रियलिटी, ये नहीं है कि आप कोई फेक किसी स्टेटमेंट दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम एंड प्लेस ऑफ डिसऑनर, कहाँ पर किस टाइम पर और प्लेस पर डिसऑनर हुआ है, और अगर बेटर सिक्योरिटी के लिए प्रोटेस्ट वाला सीन है तो उसका भी टाइम एंड प्लेस आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ द नोटरी पब्लिक, तो नोटरी पब्लिक ने जो भी डिस्क्राइब किया है वो भी आपको सर्टिफिकेट में वो नोटरी पब्लिक का सारा स्टेटमेंट दिख जाएगा, ठीक है। तो नोटरी पब्लिक कौन है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, मतलब उसके बारे में सारी जानकारी भी हाँ इसमें होनी चाहिए। और इंस्ट्रूमेंट अगर एक्सेप्ट किया गया था ऑनर के साथ, मतलब एक्सेप्टेड फॉर ऑनर या पेड फॉर ऑनर, तो उस केस में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन उन लोगों का भी देना होगा जिन्होंने इसे एक्सेप्ट किया था, ठीक है। ये तो हो गया जो प्रोटेस्ट में कंटेंट्स होने चाहिए। अब आ रहा है नोटिस ऑफ प्रोटेस्ट। तो नोटिस ऑफ प्रोटेस्ट, कई बार क्या होता है कुछ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में प्रोटेस्ट करवाना ज़रूरी होता है, तो ऐसा कुछ नोटिस जो है वो सर्व करना पड़ता है हमें सभी पार्टीज़ पर। लेकिन कई बार ये होता है ऐसे केस में जो आप अगर आपको नोटिस ऑफ प्रोटेस्ट दे रहे हो ना सब पार्टीज़ को, तो फिर नोटिस ऑफ डिसऑनर देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चीज़ से काम चल जाएगा। देखो, नोटिस ऑफ डिसऑनर दिया था, उसके बाद प्रोटेस्ट वाला नोटिस चल जाएगा, लेकिन नोटिस ऑफ प्रोटेस्ट का अगर सीन है तो फिर नोटिस ऑफ डिसऑनर देने की ज़रूरत नहीं है, और ये नोटरी पब्लिक भी नोटिस ऑफ प्रोटेस्ट दे सकता है, मतलब उसके थ्रू भी हम सर्व करवा सकते हैं। अटेस्टेशन ऑफ फॉरेन बिल्स, तो कई बार क्या होता है कि कुछ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो फॉरेन में लिखे गए हैं या ड्रॉ किए गए हैं, तो उस कंट्री का जो कस्टम है, जो भी वहाँ का सिस्टम है, उनके लॉ के हिसाब से अगर वो प्रोटेस्ट किया जाना चाहिए तो डेफिनेटली ऐसा बिल प्रोटेस्ट किया जाएगा। When is noting equivalent to protest, कई बार क्या होता है कि कुछ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेस्ट की ज़रूरत है, राइट। तो क्या प्रोटेस्ट पहले होगा या पहले नोटिंग होगी? नहीं, पहले नोटिंग करवाई जाएगी और उसके बाद जो है प्रोटेस्ट किया जा सकता है। तो इंस्ट्रूमेंट में बी प्रोटेस्टेड आफ्टर द नोटिंग प्रोसेस। रीज़नेबल टाइम, कई जगह बार आपने देखा है कि रीज़नेबल टाइम क्या है। रीज़नेबल टाइम कई चीज़ों का है, जैसे नोटिस देने का रीज़नेबल टाइम, या फिर प्रोटेस्ट का रीज़नेबल टाइम, या नोटिंग का रीज़नेबल टाइम। तो रीज़नेबल टाइम डिपेंड करता है बिज़नेस के कस्टम पर, लॉ पर, तो डेफिनेटली उस चीज़ का हमें स्पेशली ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉम्पनसेशन। अभी कॉम्पनसेशन की बात करते हैं। कॉम्पनसेशन का मतलब क्या है कि जो लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इन केस प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और डिसऑनर हो गए हैं, तो भाई अब डिसऑनर का मतलब ये तो नहीं है ना कि जो होल्डर है या जो क्रेडिटर है वो हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएगा, तो वो कॉम्पनसेशन की डिमांड करेगा। अब उसको कॉम्पनसेशन में क्या क्या चाहिए, तो अपना मेन जो उसका लोन का अमाउंट है वो तो है ही है, साथ में उसको वो एक्सपेंसेस भी चाहिए जो नोटिंग प्रोटेस्टिंग में उसको लगे हैं, ठीक है। और अगर वो अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं तो कंट्री का जो एक्सचेंज रेट है उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट की जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, कॉम्पनसेशन टू एंडोर्सर। पहले वाली तो होल्डर को थी, अभी एंडोर्सर की बारी आती है। तो मान लीजिए होल्डर ने अगर ये इंस्ट्रूमेंट किसी को एंडोर्स कर दिया, उसने भी आगे कहीं पेमेंट करनी थी तो उसने एंडोर्स कर दिया, लेकिन वो पेमेंट हो नहीं पाई और हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिसऑनर हो गया। नाउ जो क्रेडिटर होगा अब वो एंडोर्सर के पास आएगा, भाई आपने मुझे ये पैसे देने के लिए ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया था, ये तो डिसऑनर हो गया, अब मैं क्या करूँ? तो अब एंडोर्सर को पहले तो अपनी जेब से पे करने पड़ेंगे। अब वो पे करने के बाद फिर उस अमाउंट को रिकवर करेगा असली पर्सन से, है ना।
तो उसके लिए भी वही कि जो अमाउंट उसने पे किया है वो प्लस में इंटरेस्ट एट 6% जब उसने पेमेंट की थी और जब उसको अमाउंट की रिकवरी होगी, उन दोनों के बीच जो टाइम होगा उसका 6% पर एनम से इंटरेस्ट भी प्लस में जो एक्सपेंसेस उसके लगे वो भी चार्ज कर सकता है। और डिफरेंट कंट्रीज़ के केस में एक्सचेंज रेट वही रहेगा जो उन दोनों के बीच में दोनों कंट्रीज़ के बीच में यूज़ किया जा रहा है। नो रीड्राफ्ट का मतलब क्या है? रीड्राफ्ट का मतलब कई बार जब पार्टी का कंपनसेशन देने से मना कर देती है, द पार्टी जो कि जिसको रिसीव होना था कंपनसेशन, अब वो एक और इंस्ट्रूमेंट लिख रही है क्रेडिट डेटर के ऊपर, ठीक है। उस इंस्ट्रूमेंट के तहत उसे उन पैसों की डिमांड की जा रही है, लेकिन उसे हम बोलेंगे रीड्राफ्ट। मतलब दोबारा जो आप एक इंस्ट्रूमेंट लिखते हैं दैट इज़ रीड्राफ्ट। मान लीजिए ये रीड्राफ्ट भी डिसऑनर हो जाता है, अगर ये रीड्राफ्ट भी डिसऑनर हो जाता है, इन द केस देयर इज़ एनी डिसऑनर्ड इंस्ट्रूमेंट और सर्टिफिकेट ऑफ प्रोटेस्ट। एक मिनट में हम कहाँ पहुँच गए, पहले शायद हम ज़्यादा आगे चले गए। सच एन इंस्ट्रूमेंट इज़ रीड्राफ्ट, ये बात क्लियर हो गई। इन केस अगर कोई डिसऑनर्ड इंस्ट्रूमेंट है और सर्टिफिकेट ऑफ प्रोटेस्ट है, ऑब्वियसली सर्टिफिकेट ऑफ प्रोटेस्ट तभी होता है ना जब आपका जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर हो गया है, देन इट शुड ऑल्सो बी अटैच्ड अलॉन्ग विद द रीड्राफ्ट। तो ऑब्वियसली रीड्राफ्ट आपने क्यों लिखा? जब आपको कंपनसेशन लेना था। कंपनसेशन किस चीज़ का लेना था? क्योंकि डिसऑनर हो गया था। तो आपको क्या करना है, अपने रीड्राफ्ट के साथ वो सारी चीज़ें भी लगानी है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब रीड्राफ्ट के केस में भी अगर रीड्राफ्ट भी डिसऑनर हो गया, अगर मान लीजिए ये भी डिसऑनर हो गया, तो इसकी भी प्रोटेस्टिंग एंड जो भी नोटिंग है आप बिल्कुल वैसे ही करवाएंगे जैसे नॉर्मल बिल की होती है। और फिर इसके ऊपर वो कंपनसेशन लेने के लिए जो मतलब डिज़र्व करेगा, बिल्कुल वैसे जैसे ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है ना और उसके लिए कॉम्पनसेशन क्रिएट होता है, वैसे ही रीड्राफ्ट भी अगर डिसऑनर हो जाता है तो उसके लिए भी बिल्कुल वैसे ही कॉम्पनसेशन देने का प्रोविज़न है जिस तरीके से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे है। तो ये था हमारा नोटिंग एंड प्रोटेस्ट का जो भी एपिसोड था, जो हमारा टॉपिक था। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।